वेलकम टू अनमोल क्लासेज। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे। तो आज क्लास 10 कक्षा 10 यानी कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग, सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम किस किस पॉइंट पर डिस्कशन करने वाले हैं, वो पॉइंट इधर हैं। आइए जरा चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, स्टोरी ऑफ बेल्जियम। सबसे पहले हम स्टोरी ऑफ बेल्जियम पढ़ेंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट पर डिस्कस करेंगे स्टोरी ऑफ श्रीलंका। उसके बाद मेजर टेररिज्म इन श्रीलंका। इसके बाद फोर्थ टॉपिक पर हम करेंगे अकोमोडेशन इन बेल्जियम। आफ्टर देन उसके बाद हम पढ़ेंगे वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, यानी कि साझेदारी क्यों महत्वपूर्ण है शक्ति की। उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बच्चों स्टोरी ऑफ बेल्जियम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं टॉपिक नंबर 01। टॉपिक नंबर 01 में हम पढ़ने वाले हैं स्टोरी ऑफ बेल्जियम। तो प्यारे साथियों, बेल्जियम के बारे में इस वीडियो में हमें जानना है। सबसे पहले बेल्जियम के बारे में सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है स्मॉल कंट्री इन यूरोप। यूरोप नहीं बोलना साथियों, यूरोप पुराने ज़माने में बोला करते थे। स्मॉल कंट्री इन यूरोप, यूरोप की एक बहुत छोटा सा देश था बेल्जियम। लिटिल पॉपुलेशन ओवर 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ के आसपास इसकी जनसंख्या थी। हाँ, अपना जो हरियाणा है उससे भी कम, उसके लगभग मान लो। तीसरा इसका पॉइंट है द एथिक कंपोजिशन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर साथियों जो जातीय संरचना थी वो बहुत वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत हार्ड थी, यानी कि लोग जातियों में बटे हुए थे, छोटी छोटी जातियों में। यहाँ की जनसंख्या की बात करें दोस्तों तो 59% पीपल फ्लेमिश रीजन में रहा करते थे। एक स्थान है बेल्जियम के अंदर, फ्लेमिश रीजन में रहा करते थे। और ये साथियों डच बोला करते थे, डच लैंग्वेज होती है उसका यूज करा करते थे। 40% पीपल ऐसे थे कि वो वेलोनिया रीजन में रहा करते थे और वो फ्रेंच स्पीकिंग किया करते थे, यानी कि फ्रेंच भाषा बोला करते थे। इसके बाद बचे 1% जो कि बेल्जियंस थे और वो जर्मन बोला करते थे। उसके बाद बेल्जियम्स कैपिटल्स, जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ पर क्या कंडीशन थी बच्चों, 80% फ्रेंच स्पीकर रहा करते थे, यानी कि फ्रेंच बोलने वाले 80% रहा करते थे। बाकी के 20% डच स्पीकर रहा करते थे, यानी कि जो डच भाषा बोला करते थे। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकर रिच एंड पावरफुल। एक्चुअली क्या है जरा समझिएगा, जिन लोगों की संख्या कम होती है वो अमीर होते हैं और पावरफुल होते हैं। जैसे अपने यहाँ पे हुआ था ना, ब्रिटिशियन थोड़ा कम संख्या में थे और भारतीय बहुत ज़्यादा संख्या में थे। तो ब्रिटिशियन अमीर थे और पावरफुल थे और भारतीय गरीब थे। तो ये सेम कंडीशन बच्चों यहाँ पर थी। द माइनॉरिटी जो संख्या में कम थे फ्रेंच स्पीकर, वो रिच थे और पावरफुल थे। डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंग्री एज दे बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। इसी बात पर जो डच स्पीकर थे वो गुस्सा होने लगे। किस बात पर गुस्सा हुए, क्योंकि जो माइनॉरिटी में जो फ्रेंच स्पीकर थे उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट ले लिया और एजुकेशन का डेवलपमेंट ले लिया। यानी कि होता क्या था साथियों कि जो लोग रिच हैं या पावरफुल हैं उनको एजुकेशन का यानी कि पढ़ाई करने की छूट मिलती थी, और जो गरीब जो लोग होते हैं उनको पढ़ाई करने की छूट नहीं मिलती थी, उनको पढ़ाया नहीं जाता था, उनको पढ़ाई से वंचित रखा जाता, एजुकेशन से उनको वंचित रखा जाता था। इसलिए जो फ्रेंच स्पीकर थे उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का फ़ायदा ले लिया था। इसी बात पर जो डच स्पीकर थे वो एंग्री यानी कि गुस्सा हो गए थे। इस गुस्से का रिजल्ट ये रहा था साथियों, ड्यूरिंग 1950 to 1960 दोनों के बीच में टेंशन हो गई, डच स्पीकर एंड फ्रेंच स्पीकर के बीच में, ड्यू टू डिफर, क्योंकि इनके बीच में क्या था, डिफ्रेंसिएशन था, एक गरीब अमीर का और ऊंच नीच जाति का। तो साथियों ये था स्टोरी ऑफ बेल्जियम। ये पूरी कहानी मैंने आपके सामने बेल्जियम की रखी है। अभी इसके बाद पढ़ने वाले हम स्टोरी ऑफ श्रीलंका। अभी हम स्टोरी ऑफ बेल्जियम के बाद सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्टोरी ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका के बारे में आप जानते हैं बहुत कुछ कि श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है और जो कि इंडिया के साउथ में है, यानी कि नीचे छोटा सा लटका हुआ, आप जानते हैं, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। दूसरा, जो श्रीलंका की पॉपुलेशन है ओवर 2 करोड़ है, यानी कि लगभग 2 करोड़ के आसपास है।
और श्रीलंका में साथियों 2 मेजर सोशल ग्रुप्स हैं। एक तो सिन्हाला स्पीकर्स हैं, यानी कि जो सिन्हाला भाषा बोलते हैं वो हैं, इनकी जो पॉपुलेशन है 74% है। दूसरा है तमिल स्पीकर्स बच्चों, तमिल स्पीकर्स 18% हैं। तमिल स्पीकर्स भी यहाँ पर 2 प्रकार के हैं, एक तो जो श्रीलंकाई तमिल हैं और अपना जो सबसे नीचे इंडिया में आप देखेंगे तो तमिलनाडु पड़ता है, एक इंडियन तमिल हैं। जब अंग्रेज़ों का भारत पर शासन था तो कुछ इंडियन तमिल श्रीलंका में चले गए थे, तो वो वाले तमिल हैं ये। तो तमिल भी 2 प्रकार के हैं, जिसमें से जो श्रीलंकाई तमिल हैं वो 13% हैं। इसके बाद जो इंडियन तमिल्स हैं वो 5% हैं। सिन्हाला जो स्पीकर्स हैं बच्चों मोस्टली ये बुद्धिस्ट धर्म को पालन करते हैं, यानी कि अपनाते हैं। तमिल स्पीकर्स हिंदू और मुस्लिम्स हैं यहाँ पर, और कुछ यहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं जो कि जिनकी जो पॉपुलेशन 7% है, और क्रिश्चियन यहाँ पर दोनों प्रकार के हैं, कुछ सिन्हालाज भी हैं और कुछ तमिल्स भी हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मेजॉरिटेरिज्म इन श्रीलंका। डियर स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। साथियों क्या होता है, किसी भी देश में कई समूह होते हैं। जब मेजर ग्रुप के 2 समूह होते हैं तो एक समूह की ज़्यादा संख्या होती है और एक समूह की संख्या कम होती है। ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं आप। मान लो कोई एक देश है, उसके अंदर 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक ए और एक बी। यानी कि ए प्रकार के लोगों की संख्या पॉपुलेशन 90% है, और बी टाइप के जो पर्सन है उनकी पॉपुलेशन 10% है। तो यहाँ पर जो बी टाइप के व्यक्ति होंगे, पर्सन होंगे, उनको हम माइनॉरिटी में मानेंगे, और ए टाइप के पर्सन्स को मेजॉरिटी में मानते हैं, यानी कि संख्या ज़्यादा होती है उनको मेजॉरिटी मानते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ था साथियों, इंडिया के बाद 1948 में श्रीलंका आज़ाद तो हो ही चुका था। 1948 में यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन होते हैं तो सिन्हाला कम्युनिटी होती है उसकी गवर्नमेंट बनती है। क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था सिन्हाला की जो पॉपुलेशन थी सिन्हाला स्पीकर्स की 74% थी श्रीलंका में, जो कि मेजॉरिटी में थी। तो उन्हीं की यहाँ पर गवर्नमेंट बनती है, और उनकी गवर्नमेंट बनती है तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, सिन्हाला एज ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि जो सिन्हाला है उसको वो ऑफिशियल लैंग्वेज कर देते हैं ऑल ओवर श्रीलंका। यानी कि ऐसे अपना इंडिया है, इंडिया में गुजरात में गुजराती बोलते हैं, राजस्थान में राजस्थानी बोलते हैं, हरियाणा में हरियाणवी बोलते हैं, बंगाल में बंगाली बोलते हैं। ऐसे करके अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी लैंग्वेज बोली जाती है, किसी पर ये दबाव नहीं जाता। ऐसे अपना साउथर्न इंडिया है, नीचे तमिल है, कन्नड़ है, ये भाषाएं बोलते हैं कर्नाटक तमिलनाडु वगैरह में। हम उन पर ये प्रेशर नहीं डाल सकते कि आप हिंदी ही आपको हिंदी ही बोलनी है। तो यहाँ इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या करी, सभी जगह इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज कर दी सिन्हाला को, यानी कि ये उन्होंने सब पर प्रेशर बनाने की कोशिश करी कि सभी व्यक्तियों को ओनली ऑन सिन्हाला लैंग्वेज ही यूज करनी पड़ेगी, यानी स्पीक यानी बोलनी पड़ेगी ऑल ओवर श्रीलंका। दूसरा इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट फर्स्ट प्रेफरेंस सिन्हाला, यानी कि जो सिन्हाला कम्युनिटी से लोग बिलोंग करते थे उन्हीं को गवर्नमेंट सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस दिया करती थी। ऐसे स्टडी को लेकर, एजुकेशन को लेकर, यूनिवर्सल पोजीशन को लेकर, गवर्नमेंट जॉब को लेकर। तो उससे क्या हो रहा था, जो माइनॉरिटी में जो लोग हुए थे, सिन्हाला तो मेजोरिटी में थे, उसका जो दूसरा वाला ग्रुप था माइनॉरिटी में, उन लोगों को ना तो जॉब मिल पा रही थी, ना ही उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन हो पा रही थी, और ना ही वो एजुकेशन में आगे बढ़ पा रहे थे। तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इनका विरोध करेंगे। इसके बाद फीलिंग एलिनेशन अमोंग द तमिल्स, बाकी के जो माइनॉरिटी में तमिल्स थे उनके अंदर भेदभाव की फीलिंग आने लगी। उनको लगा कि हमारे साथ भेदभाव और कुछ गलत हो रखा है। तो तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके बाद तमिल्स ने अपनी अलग से पार्टी घोषित कर दी, अपनी पार्टी बना ली। इसके बाद स्ट्रगल करते रहे, किस लिए, अपनी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए वो डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद इक्वलिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स, और उनकी ये भी डिमांड थी कि जॉब्स के अंदर और एजुकेशन सिस्टम के अंदर सभी के अंदर समानता आनी चाहिए, इक्वलिटी आनी चाहिए। यानी कि कोई एजुकेशन है या जॉब्स है सभी को उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए, ना कि कम्युनिटी के आधार पर मिलनी चाहिए। उसके बाद इन 1980 तमिल्स डिमांड इंडिपेंडेंट, 1980 में जो तमिल लोग होते हैं अपने आप को आज़ाद करने की डिमांड रखते हैं, और वो कहते हैं श्रीलंका में एक स्टेट है तमिल ईलम करके, इन्होंने अपना अलग स्टेट घोषित कर लिया।
अ सेपरेट स्टेट इन नॉर्थन एंड ईस्टर्न श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका का जो नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट है और वहाँ इन्होंने अपने आप को एक अलग स्टेट देने की एक डिमांड की, मांग की। तो उन्होंने कहा हमको आप आज़ाद कर दीजिए, लेकिन जो सिनाला लोग थे वो कहाँ मानने वाले थे, वो इनकी बातों को माने नहीं और दोनों लोगों के बीच विरोध होने लगा। और यही विरोध होते होते क्या हुआ बच्चों, इट सून टर्न इनटू सिविल वॉर्स, और ये यहाँ पर सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर होना स्टार्ट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने टोटल 3 टॉपिक पढ़े हैं। स्टोरी ऑफ बेल्जियम ये भी पढ़ा था हमने, स्टोरी ऑफ श्रीलंका ये भी पढ़ लिया हमने, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका ये भी हमने पढ़ लिया। अभी हम पढ़ने वाले हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम। प्यारे बच्चों, बिटवीन 1970 टू 1993 बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स 4 टाइम्स, यानी कि 1970 से 1993 के बीच में जो बेल्जियम का संविधान है उसमें लगभग 4 बार संशोधन किया गया। संशोधन का मतलब परिवर्तन किया गया, कुछ चेंज किया गया। इसके बाद फॉर वर्कआउट ऑन अरेंजमेंट एवरीवन लिव टुगेदर, और ये चेंजेस इसलिए किए गए थे कि बेल्जियम की जनता में बहुत सारा विरोध था एक दूसरे प्रति, एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी के प्रति बहुत ज़्यादा आक्रोश था। इस आक्रोश को कम किया जाए और सारे बेल्जियम के लोग एक साथ में रह सकें, इसलिए 1970 से लेके 1993 के मात्र 23 वर्ष के अंतराल में 4 बार संविधान में संशोधन किया गया। द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल्स, संविधान करने के जो मॉडल्स थे वो क्या क्या थे। सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्ड नंबर द डचेस एंड फ्रेंच मिनिस्टर शुड बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो केंद्र सरकार है वहाँ पर जो डचेस की संख्या है और फ्रेंच की संख्या है, दोनों के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी संख्या इक्वल होनी चाहिए। दूसरा था मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसकी बहुत सारी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दी गई। वो किस लिए, 2 रीजन्स ऑफ कंट्री, देश के 2 स्थानों के लिए, ठीक है। उसके बाद ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की कैपिटल है, ब्रुसेल्स एज ए सेपरेट गवर्नमेंट, और जो ब्रुसेल्स है वहाँ के लोगों ने अलग सेपरेट गवर्नमेंट की मांग की जो कि खुद राजधानी है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली के लोग अलग गवर्नमेंट की मांग करने लग जाएं, तो ब्रुसेल्स एज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटी, और उस गवर्नमेंट में दोनों कम्युनिटी के जो लोग हैं इक्वल हों। यानी कि तीसरा इन्होंने अमेंडमेंट क्या किया, जो ब्रुसेल्स है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, उसमें एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई जाए और उस गवर्नमेंट में दोनों कम्युनिटी के जो मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल हों। अगला है कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल दोज बिलोंग्स टू वन लैंग्वेज, यानी कि वो कम्युनिटी जिसके द्वारा गवर्नमेंट इलेक्ट की जाए वो ओनली 1 लैंग्वेज बोलने वाले हों। नेक्स्ट था कम्युनिटी विच हैज द पावर रिगार्डिंग, जो कम्युनिटी किसके बेसिस पर वो बनती है, कल्चर के आधार पर, एजुकेशनल सिस्टम के आधार पर और लैंग्वेज के आधार पर। तो ये था अभी आपका एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, अभी आपके 2 टॉपिक रह गए हैं, इससे पहले के 4 टॉपिक हो चुके हैं। वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, तो इट हेल्प्स टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है बच्चों टकराव, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, सामाजिक जो संगठन होते हैं उनके बीच में टकराव कम हो, यानी कि लड़ाई झंझट कम हो। इसके लिए क्या होता है, पावर को शेयरिंग किया जाता है। पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का अर्थ होता है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, लोकतांत्रिक, यानी कि लोकतंत्र में पावर का शेयरिंग होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पावर जब शेयरिंग होती है तो किसी भी व्यक्ति को ऐसा महसूस या फील नहीं होता है कि सारी सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में है, ठीक है। नेक्स्ट है पावर शेयरिंग इज बेस ऑफ एनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार होती है
तो उसका जो पावर शेयरिंग है वो बेस माना जाता है, आत्मा मानी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की कई प्रकार की फॉर्म होती हैं। फिर सबसे पहले है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल का मतलब है प्यारे साथियों, मैंने पावर को 3 तरीके से बांट दिया। एक तो आपको लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। अब इन तीनों का मीन्स क्या होता है? लेजिस्लेचर माने होता है साथियों जो आपकी विधायिका होती है, जो आप एमएलए एमपी चुन करके भेजते हो, मंत्री संतरी बनाते हो, वो सब किस में आते हैं? विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर में आते हैं। दूसरा है एग्जीक्यूटिव यानी कि जो कार्यपालिका है। विधायिका यानी कि संसद के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसको पालन करवाने का जो काम करता है वो एग्जीक्यूटिव करता है, यानी कि प्रशासन, पुलिस, जिसको आप पुलिस कहते हैं, एसपी डीएसपी डीएम सीडीएम जो वगैरह, ठीक है। इसके बाद आता है ज्यूडिशरी यानी कि न्यायपालिका। समाज में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसको न्याय दिलाने के लिए, गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए होता है न्यायपालिका। और बच्चों ये तीनों एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं। को रिलेटेड का मतलब है एक दूसरे की ये भी जांच करते रहते हैं, क्योंकि इनमें भी ये डर रहता है कि अपनी पावर का कोई असीमित प्रयोग ना कर ले, तो इनमें एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। पुलिस वाले, आपने सुना होगा किसी नेता को पकड़ लिया, नेताओं ने पुलिस वालों को रिटायर करवा दिया, और जो आपका लेजिस्लेचर है यही कोर्ट में जज होते हैं उनकी नियुक्ति करवाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इन्होंने जिस जज की नियुक्ति करवाई है वो इनके खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकता या कोई आदेश पारित नहीं कर सकता कोर्ट के अंदर, ठीक है। अगला है फीडरल गवर्नमेंट यानी कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो ऊपर वाला सिस्टम है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये हमारे इंडिया में फॉलो किया जाता है। और जो वर्टिकल यानी कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये यूएसए में फॉलो किया जाता है। इसमें क्या होता है? अ जनरल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री, यानी कि एक देश के लिए एक जनरल गवर्नमेंट होती है, उसके अलावा हर एक स्टेट की अपनी अलग गवर्नमेंट रहती है जो अपने इंटरनेशनल जो डिसीजंस होते हैं वो खुद ले सकते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है। अपने इंडिया में क्या है, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की एक स्टेट गवर्नमेंट है बीजेपी की, योगी जी की। तो उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल मुद्दों पर खुद डिसीजन नहीं ले सकता जब तक केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई आदेश नहीं दे सकती। लेकिन यूएसए में क्या है, इसका कोई भी स्टेट अपना इंडिविजुअल डिसीजन ले सकता है इंटरनेशनल, ठीक है। इंटरनेशनल से मीन्स होता है किसी भी दूसरे देश के साथ में, ठीक है। पावर प्रोविंसेस रीजनल लेवल्स, उसके बाद प्रोविंस माने होता है प्रांत, प्रांत माने होता है प्रदेश, यानी कि कोई भी राज्य लेवल पर और किसी रीजनल लेवल पर गवर्नमेंट होती है, ठीक है। सबसे पहले एक जनरल गवर्नमेंट रहती है, उसके बाद रीजनल गवर्नमेंट रहती है। तो ये फेडरेशन सिस्टम है, वर्टिकल सिस्टम है, ऊपर से नीचे की तरफ। पावर में आल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, माने होता है बच्चों भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, ठीक है। पावर धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर भी डिवाइड होती है, जो कि आपने बेल्जियम में पढ़ा था सबसे पहले टॉपिक में। तो ये था प्यारे बच्चों आपका क्लास 10 सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। इतना कम समय में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ आया होगा। यदि आपको नोट्स चाहिए तो यही मैंने बहुत अच्छी तरीके से लिखे, इन्हीं नोट्स को आप कॉपी करें, आपके पूरे मार्क्स आएंगे, कोई भी एक मार्क्स काटने वाला नहीं है। यदि फिर भी आपको और भी नोट्स चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहां से मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरा, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप 8279483511 पर अपना नाम और क्लास लेकर के सेंड कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के नोट्स पाने के लिए। दूसरा, यदि वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, किसी के माध्यम से आपको वीडियो मिला हो तो वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद स्टूडेंट।